गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 11 में डैनियल सेल एंड इट्स वर्किंग देखा था। डैनियल सेल का डिटेल में हमने वर्किंग देखा था। जिंक रॉड पर नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, कॉपर रॉड पर पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, फिर सॉल्यूशन में से चार्जेस कैसे माइग्रेट होते हैं, सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे रहता है सॉल्ट ब्रिज की वजह से। ये सब फंडामेंटल्स हमने देखे थे। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आपको फंक्शन ऑफ डैनियल सेल समझ में आया होगा। बराबर है। तो कल के लेक्चर में हमने डैनियल सेल को विस्तार से देखा था। कुछ पॉइंट्स आज हम उसके बताने जा रहे हैं। अब डैनियल सेल में पूछा जाएगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल में पूछा जाएगा, डैनियल सेल इज अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक सेल। तो किसी भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल में आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो जब आपको सवाल पूछा जाएगा कि इन एनी इलेक्ट्रोजेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम डैश टू डैश एक्सटर्नली, ऐसा अगर सवाल पूछा गया तो आप आंसर क्या दोगे, इंटरनली पूछा तो आंसर क्या दोगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब अब हमें ढूंढने हैं। देखो, इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही डैनियल सेल की डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। ये देखो, ये जिंक रॉड है, जिंक के पास ऑक्सीडेशन होता है और इसलिए इसे हमने नाम दिया एनोड, क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड। एंड कॉपर रॉड को हमने कैथोड कहा क्योंकि कॉपर के पास क्या होता है, रिडक्शन। सी डाई पॉजिटिव आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट डिपॉजिटेड ऑन कॉपर कैथोड, देयरफॉर साइज ऑफ कॉपर कैथोड क्या होती है, बढ़ते जाती है समय के साथ। और हमारा जो ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होने लगेगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। इसलिए समय के साथ जिंक रॉड दुबला पतला होते जाएगा एंड कॉपर का रॉड जो है वो क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, उस पर कॉपर डिपॉजिट होने की वजह से। तो विथ टाइम साइज ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस। तो ये हमें पता है। बराबर है। अब हमें डैनियल सेल को लंबे समय तक चलाना है, मतलब उसकी लाइफ को ज्यादा रखना है। तो हाउ कैन वी मेक दैट पॉसिबल, हम उसको कैसे पॉसिबल बना सकते हैं। तो जिंक रॉड अगर पतला लिया होता तो जल्दी गल जाएगा, जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, और वो डिसॉल्व हो जाएगा तो टूट भी जल्दी जाएगा। और ये टूट गया तो फिर क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, सर्किट बंद पड़ जाएगा। बराबर है। इसलिए अगर हम लंबे समय तक अगर डैनियल सेल को रन करना चाहते हैं तो फिर हमें जिंक रॉड जो है वो दुबला पतला थिन लेते नहीं आएगा। उसके लिए हमें जिंक रॉड क्या लेना पड़ेगा, थिक लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने जब भी कभी डायग्राम निकाली थी तो जिंक रॉड ऐसा मोटा दिखाया था। जितना ज्यादा मोटा होगा जिंक रॉड उतना उसे डिसॉल्व होने के लिए समय ज्यादा लगेगा, उतना जिंक रॉड डिसॉल्व होने के लिए समय ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा, डैनियल सेल जो है वो ज्यादा देर तक काम करेगी। कॉपर रॉड आप कैसा भी ले सकते हो, थिन भी ले सकते हो और थिक भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको एडवाइस क्या दिया जाएगा, अगर पतले कॉपर तार से, पतले कॉपर रॉड से आपका काम हो सकता है तो आपको फिर मोटा कॉपर रॉड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए यू कैन यूज थिन और थिक कॉपर रॉड बट यू मस्ट हैव टू यूज थिक जिंक रॉड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ डैनियल सेल। तो डैनियल सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए जिंक रॉड थिक चाहिए एंड कॉपर रॉड शुड बी थिन। और मोटा भी लिया तो कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन आपने कम खर्चे में चलाना है सेल तो फिर आपने थिन लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बराबर है। अब हमने बताया था कल कि जिंक के पास ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन की वजह से जिंक के एटम सॉल्यूशन में चले जाते हैं और जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जाते हैं, जिंक रॉड पर। इसलिए जिंक रॉड क्या बनेगा, निगेटिवली चार्ज। एंड कॉपर रॉड के पास सी डाई पॉजिटिव आयन रिड्यूस होते हैं और रिड्यूस होते होते वो कॉपर रॉड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। इसलिए कॉपर रॉड का सरफेस क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। इसलिए कॉपर पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता है एंड जिंक पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है। बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होते हैं फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में कहां से कहां रहेगा, एनोड टू कैथोड। बराबर है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में पूछा गया तो आप क्या बताओगे, in any electrogenic cell electron will always move from anode to cathode externally। इसलिए हम यहां पे लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
एक्सटर्नली कहां से कहा जाएगा, एनोड टू कैथोड, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डू यू गॉट दिस? तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बोल सकते हैं एक्सटर्नली, तो ये डिफ्यूजन फिनोमेनन के जैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो यहां जिंक रॉड के पास कंटिन्यूअसली जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंटिन्यूअसली Zn डाइपॉजिटिव आयन तैयार हो रहे हैं, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मात्रा में है और यहां पे सिव डाइपॉजिटिव आयन कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम मात्रा में है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में ज्यादा है और रिडक्शन ऑफ सेल में पॉजिटिव चार्ज कम है, तो सॉल्ट ब्रिज में के पॉजिटिव कहां से कहां जाएंगे, एनोड टू कैथोड। तो K positive ion from the salt bridge in any electrogenic cell will always move from oxidation half cell to reduction half cell. K positive ion हमेशा oxidation half cell to reduction half cell जाते हैं due to diffusion phenomenon. Zinc हाफ सेल में Zn डाइपॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे सिव डाइपॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, K पॉजिटिव आयन माइग्रेट होंगे अपने आप डिफ्यूजन फिनोमिनन से। अब यहाँ पे सी डाइपॉजिटिव आयन कम होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस कम होते जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, कल हमने देखा था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कम हो रहे हैं। इसलिए निगेटिवली चार्ज आयन जो है Cl नेगेटिव आयन वो क्या करेंगे, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन माइग्रेट होंगे। तो जब हम डैनियल सेल की बात करते हैं तो Cl नेगेटिव आयन कहां से कहां जाते हुए दिखाई देते हैं, कॉपर हाफ सेल टू जिंक हाफ सेल, या फिर इन जनरल आप बोल सकते हो कि इन एनी इलेक्ट्रोजेनिक सेल इफ यू यूज सॉल्ट ब्रिज मेड अप ऑफ KCl देन K पॉजिटिव आयन विल ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड Cl नेगेटिव आयन विल ऑलवेज माइग्रेट फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू सॉल्ट ब्रिज, बराबर है। तो इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज के आयंस क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, बराबर है। अब हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बता दिया एक्सटर्नल सर्किट में एनोड टू कैथोड जाते हैं, और क्यों जाते हैं उसका रीजन भी हमें पता है, बराबर है। लेकिन अब पूछा जाएगा कि इंटरनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इंटरनली इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं। तो इंटरनली इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते देखो, अब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी नेगेटिव आयन ही बोल देते हैं हम। तो देखो हमने अभी अभी आपको बताया है कि ड्यू टू डिफ्यूजन फिनोमिनन कॉपर हाफ सेल जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से Cl नेगेटिव आयन किधर जाते हैं, जिंक हाफ सेल में जहाँ पे नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए Cl नेगेटिव आयन की डायरेक्शन मैंने ये दिखाई। अब Cl नेगेटिव आयन रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल जाता है, ऐसा इमेजिन करो कि Cl के पीठ पर बैठ के इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, बराबर है। Cl के पीठ पर बैठ के इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये इंटरनली कनेक्ट हुए हैं। इसलिए इंटरनली इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, कैथोड टू एनोड, दैट इज कॉपर टू जिंक। यहां पे मैं बोल सकता हूं नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज जिंक टू कॉपर, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल टू रिडक्शन हाफ सेल। यह है एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इंटरनली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, कैथोड टू एनोड, मतलब कॉपर टू जिंक, मतलब रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। तो देखिए इस तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, एनोड टू कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब जिंक टू कॉपर, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ सेल टू रिडक्शन ऑफ सेल। इंटरनली इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, कैथोड टू एनोड, Cl के सर पर बैठ के पीठ पर बैठ के जाएंगे, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। कॉपर टू जिंक जाएंगे इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ सेल टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, Cl नेगेटिव माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं, इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरनली हम बताएंगे। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है, सबका मीनिंग एक ही है। तो ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अब इसके साथ आपको करंट बोला जाएगा। अब जब भी वो करंट बोलते हैं तो आपको कन्वेंशनल करंट ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा। करंट, कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं, तो करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वेंशनल करंट यानी अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, उल्टा होता है एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए एक्सटर्नली करंट कहां से कहां जाएगा, तो देखो एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहे हैं, तो भाई
करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, कैथोड टू एनोड, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल। किसी भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल में करंट का अगर डायरेक्शन पूछा गया तो आप क्या बताओगे, एक्सटर्नली करंट फ्लोज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ सेल टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इंटरनली करंट कैसे फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट। देखो यहाँ पे इंटरनली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, कैथोड टू एनोड, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, एनोड टू कैथोड, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, that is oxidation half cell to reduction half cell. So these are the directions of flow of current in a different manners. तो आपको ये सवाल पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना पड़ेगा। जिसको किसी को डैनियल सेल का वर्किंग प्रॉपरली समझ में आया है वो ये सवाल आसानी से दे सकता है, लेकिन जिसका कन्फ्यूजन हो चुका है फिर वो आंसर नहीं दे पाएगा, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा आंसर के बारे में। तो ये करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो है और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, बराबर है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमने देख लिया है डैनियल सेल में। अब डैनियल सेल रिप्रेजेंटेटिव है तो यही सारे फंडे ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोजेनिक सेल में चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोजेनिक सेल पूछा गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यही रहेगी हमेशा एंड फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। तो यहाँ तक ये था डैनियल सेल में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इससे पहले हमने देखा था हाउ टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ डैनियल सेल, तो इसके लिए आपको जिंक रॉड मोठा लेना पड़ेगा और कॉपर रॉड थिन लेना पड़ेगा, छोटा ले मतलब बारीक घ्यायला लागेल तुम्हाला। आता याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे हाउ टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ सेल। अब डैनियल सेल तो बन गई भाई, हमने 1 मोलार ZnSO4 लिया था, 1 मोलार कॉपर सल्फेट लिया था और हम रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब एट 298 केल्विन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जब ये कंडीशंस होती है तो इस कंडीशन पर ईएमएफ ऑफ सेल जो मिलता है उसे हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं और ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कितना पाया जाता है, 1.1 वोल्ट। तो डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना मिलेगा आपको, 1.1 वोल्ट मिलेगा, लेकिन ये वैल्यू स्टैंडर्ड केस में ही रहेगी। स्टैंडर्ड केस किसे बोला जाता है, जब टेम्परेचर होगा 298 केल्विन एंड हर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलार, बराबर है। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 1.1 वोल्ट के बैटरी पर चलते नहीं है, उनको जरा ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसा समझो डैनियल सेल ही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल तो इतना ही आता है स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो हम ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल बढ़ा सकते हैं क्या, और बढ़ा सकते हैं तो किस तरह से ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल बढ़ेगा। तो देखो डैनियल सेल में जो रिएक्शन थी, नेट सेल रिएक्शन जो थी वो थी जिंक प्लस Cu डाई पॉजिटिव आयन गिव्स Zn डाई पॉजिटिव आयन प्लस Cu। तो यह है रिएक्टेंट्स और यह है प्रोडक्ट्स। तो हमने नेट सेल रिएक्शन भी देखी थी डैनियल सेल में। एक्चुअली ये क्या था, सम था किसका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन का एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन का। ऑलरेडी हमने डैनियल सेल से पहले क्या देखा था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन देखा था। जब मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को ऐड करता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को जब मैं अलजेब्रिकली ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, नेट सेल रिएक्शन मिलता है। तो ये जो है वो नेट सेल रिएक्शन है। तो नेट सेल रिएक्शन इन डैनियल सेल क्या है, जिंक सॉलिड प्लस Cu डाई पॉजिटिव एंड एक्वस गिव्स Zn डाई पॉजिटिव एंड एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब लीट चैटलियर प्रिंसिपल हमने देख लिया है। हमें लीट चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ते जाती है तो रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर की जाती है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया तो रिएक्शन प्रोडक्ट को तैयार नहीं करती। दुनिया में जो चीज़ बढ़ती है उसे कम किया जाता है और जो कम होता है उसे बढ़ाया जाता है। ये नेचुरल फिनोमिनॉन है, सब जगह पे हमें देखने को मिलता है। इसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे Zn डाई पॉजिटिव आयन प्रोडक्ट है, Cu क्या है, प्रोडक्ट है, Cu डाई पॉजिटिव आयन क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, जिंक क्या है, रिएक्टेंट है। अगर मैं Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत से ही ज्यादा ले लूंगा, तो अगर Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत से ज्यादा है तो Zn डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन को फेवर नहीं किया जाएगा।
तो इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अगर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा Zn डाई पॉजिटिव आयन लेता हूं तो Zn डाई पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके फॉर्मेशन को फेवर नहीं किया जाएगा, मतलब जिंक एटम ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जिंक एटम ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं होंगे, और यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं हुए, कम इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निगेटिव डेवलप होगा। लेकिन कैसे? कम। पहले कैसा डेवलप हुआ था? ज़्यादा। लेकिन जब मैं Zn डाई पॉजिटिव आयन ज़्यादा लेता हूँ तो Zn डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन पर रोक लगती है, कम Zn डाई पॉजिटिव आयन तैयार होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं जिंक रॉड पर, इसलिए कम नेगेटिव चार्ज तैयार होता है जिंक रॉड पर। इसलिए यहाँ पे अब क्या होगा समझो, Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोलार ही लिया था, सिर्फ Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा करेंगे तो Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं और Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है। तो जितना भी Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वजह से ये इतना पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब हम Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। जब 1 मोलार Zn डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन था तो इतना नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ था। अब हमने 1 मोलार से ज़्यादा Zn डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन रखा। जब Zn डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो इसके फॉर्मेशन को फेवर नहीं किया जाएगा, कम Zn डाई पॉजिटिव आयन तैयार होंगे, कम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, कम इलेक्ट्रॉन रॉड पर जमा होंगे, कम नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। नेगेटिव पोटेंशियल कम डेवलप होगा तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? कम। मतलब जब भी मैं कभी Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लेता हूं तो ईएमएफ ऑफ सेल मुझे क्या दिखाई देता है? कम दिखाई देता है। जैसे जैसे मैं Zn डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगा, जितने Zn डाई पॉजिटिव आयन कम होंगे उल्टा उतना उसे फॉर्म किया जाएगा। जितने ज़्यादा Zn डाई पॉजिटिव आयन तैयार होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रॉड पर जमा होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रॉड पर जमा होंगे उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। अगर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाएगा। मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैनियल सेल बढ़ाना है तो आपको Zn डाई पॉजिटिव आयन को कॉन्सेंट्रेशन को लो रखना पड़ेगा। तो if you want to increase the EMF of Daniel cell, you have to keep the concentration of Zn डाई पॉजिटिव आयन लो। Zn डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को ही हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल लो रखोगे तब EMF ऑफ सेल क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। तो EMF ऑफ सेल विल बी मोर। समझ में आया? तो दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ली चार्टिलियर्स प्रिंसिपल, और आपको समझ में आया होगा ये। सेम थिंग हैपन्स विद Cu डाई पॉजिटिव आयन। जब जब हम रिएक्टेंट ज़्यादा लेते हैं तो रिएक्शन फास्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जब जब हम रिएक्टेंट कम लेते हैं तो रिएक्शन स्लोली आगे जाती है। समझो मैंने Cu डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम लिया, अब इमेजिन करो कि जिंक का कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो फिक्स है और उसकी वजह से इतना पोटेंशियल तैयार हुआ है नेगेटिव वाला। जिंक का कॉन्सेंट्रेशन अब की बार क्या है? कांस्टेंट है। अब Cu डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन हम कम ज़्यादा करेंगे। अगर Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो रिएक्ट भी कम होंगे, और रिएक्ट कम होंगे, रिड्यूस कम होंगे तो रॉड पर के इलेक्ट्रॉन भी कम खींचे जाएंगे। रॉड पर के इलेक्ट्रॉन कम खींचे गए तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज भी कम आएगा, एंड रॉड पर पॉजिटिव चार्ज कम आया तो पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा सा ही डेवलप होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा सा ही डेवलप होगा तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इतना वाला। लेकिन अगर मैंने Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मतलब रिएक्टेंट बढ़ गए, रिएक्टेंट बढ़ गए तो रिएक्शन फास्टली कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Cu डाई पॉजिटिव आयन ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सरफेस पर से निकाले जाएंगे, तो रॉड पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड रॉड पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रॉड पर पॉजिटिव पोटेंशियल भी ज़्यादा डेवलप होगा। रॉड पर पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपको EMF ऑफ डैनियल सेल बढ़ाना है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के कॉन्सेंट्रेशन को लो रखना है, एंड रिडक्शन हाफ सेल के कॉन्सेंट्रेशन को मतलब Cu डाई पॉजिटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखना है? हाई रखना है। जितना भी आपको EMF बढ़ाना है उसके लिए आप Cu डाई पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रख सकते हो। तो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डाई पॉजिटिव आयन, मोर इज द EMF ऑफ सेल, लेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डाई पॉजिटिव आयन, लेस इज द EMF ऑफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर भी क्या होता है? EMF डिपेंड होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम रखोगे उतना क्या होगा? EMF ज़्यादा रहेगा, एंड जितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखोगे उतना EMF क्या रहेगा? कम। तो यहाँ पे देखो Zn डाई पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो EMF ज़्यादा,
जेड पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखोगे तो ईएमएफ क्या आएगा, कम आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखो एक बार इसे देख लो, जेड पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लो रखना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन लो रखना पड़ेगा तो ईएमएफ ऑफ सेल ज़्यादा मिलेगा। रिडक्शन हाफ सेल का मतलब सी पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा, तब क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ईएमएफ ऑफ सेल को बढ़ा सकते हैं। अब तीसरा एक है कि हम टेम्परेचर बढ़ा के भी ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर कम ज़्यादा करके भी हम ईएमएफ को चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर जब जब हम बढ़ाते हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, कम होता है। एंड जब जब हम टेम्परेचर कम रखते हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर पे भी ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोजेनिक सेल डिपेंड होता है। व्हेनेवर टेम्परेचर इज मोर, लेस पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप, एंड व्हेनेवर टेम्परेचर इज लेस, मोर पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप, एंड दैट कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ नर्ट्स इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो नर्ट्स इक्वेशन पर से हम इन तीनों का इफेक्ट देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो आपके पास डैनियल सेल का ईएमएफ बढ़ाने के लिए 4 रास्ते हैं। एक, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जितना हो सके उतना कम रखो। दूसरा, रिडक्शन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रख सकते हो रख सको, जितना ज्यादा रख सकते हो रखो। तीसरा, टेम्परेचर जितना कम रख सकते हो रखो। या फिर ये तीनों चीजें एक साथ मेंटेन करो, फिर भी ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। कितने रास्ते बताए मैंने, 4। एक, जेड पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जितना हो सके उतना कम रखो। दूसरा, रिडक्शन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रख सकते हो रखो। तीसरा, टेम्परेचर जितना कम रख सकते हो रखो। या फिर चौथा, इन तीनों को एक साथ करो, इन तीनों स्टेप को एक साथ परफॉर्म करो। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन कम करके रिडक्शन का बढ़ाओ, टेम्परेचर कम रखो, तो ईएमएफ तीनों के इफेक्ट से एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यू कैन change the EMF of Daniell cell by changing temperature, by changing concentration of oxidation half cell and reduction half cell। और ये यहाँ पे मैंने वो देख लिया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसे। कोई डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। डू यू गॉट इट बच्चों? तो ये है EMF कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। अब हमें देखना है कि रिवर्सिबल सेल, मैंने पहले बता दिया कि डैनियल सेल जो है वो रिवर्सिबल सेल का एग्जांपल है। मतलब इसकी सेल रिएक्शन को मैं मन में जब आए तब क्या कर सकता हूँ, रिवर्स कर सकता हूँ। लेकिन कैसे, उसके लिए मुझे इस सर्किट में एक्सटर्नल ईएमएफ जोड़ना पड़ेगा। जब मैं एक्सटर्नल ईएमएफ जोड़ दूंगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल ईएमएफ जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.1 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब मैं इस डैनियल सेल में एक्सटर्नल ईएमएफ जोड़ूंगा जिसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगी तो सेल रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। यहां पे जो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहां पे जिंक क्या होगा, फिर रिड्यूस होने लगेगा और जिंक रॉड की साइज बढ़ने लगेगी। यहां पे जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा था वो कॉपर क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडाइज होके सी पॉजिटिव बनकर सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो कॉपर रॉड यहाँ पे डिसॉल्व होगा, कॉपर रॉड की साइज कम होगी। बराबर है। मतलब यहाँ पे जब भी कभी हम सर्किट में ईएमएफ जोड़ देंगे जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल है, तब सेल रिएक्शन एग्जैक्टली रिवर्स होती है। मतलब ये जो नेट सेल रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, जिंक प्लस सी पॉजिटिव जेड पॉजिटिव प्लस सी यू, ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब जेड पॉजिटिव आयन रिड्यूस होकर जिंक में कन्वर्ट होंगे, जिंक रॉड की साइज बढ़ेगी एंड कॉपर डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में चला जाएगा सी पॉजिटिव आयन बन के। मतलब रिएक्शन को हमने एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया, इसलिए इस सेल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल बोलते हैं। तो ये था पॉइंट्स रिलेटेड टू द डैनियल सेल। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ डैनियल सेल को ही एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है, ये पॉइंट्स हम किसी भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल के लिए लगा सकते हैं। हाँ, सिर्फ जेड पॉजिटिव के जगह पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, एंड सी पॉजिटिव आयन के जगह पे आपको रिडक्शन हाफ सेल बोलना पड़ेगा। बाकी सारे पॉइंट्स बाकी के भी इलेक्ट्रोजेनिक सेल को एज इट इज लगते हैं। हाँ, ये रिवर्सिबल का पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि रिवर्सिबल सेल्स, हर एक सेल रिवर्सिबल नहीं होती। डैनियल सेल एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबल सेल का। तो इसमें हमने ये पॉइंट देखा है कि वी कैन रिवर्स द सेल रिएक्शन जस्ट बाय इंक्रीजिंग द ईएमएफ इन एक्सटर्नल सर्किट विच इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है, धन्यवाद।